प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी विषय में 10वीं कक्षा में हम पढ़ रहे थे साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत मधु काकरिया द्वारा रचित एक बहुत बड़ा यात्रा वृत्तांत है, जिसको हमने पहले भी आपके पास कई वीडियो भेज दिए हैं और हम आ रहे हैं यहाँ पर। पढ़ते पढ़ते हुए हमने बताया था आपको कि मधु काकरिया जी ने किस तरह से यात्रा करते हुए वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के जनजीवन के बारे में किस तरह से सुंदर सुंदर जानकारियाँ हमको दी हैं। उन्होंने वहाँ पर उस सौंदर्य का भी आनंद उठाया है और उस सौंदर्य में वह इतनी डूब गई कि उनकी मन और चेतना एकदम स्थिर हो गई और वह प्रभु की प्रार्थना करने लगी कि ईश्वर ने हमें कितना अच्छा हमारे लिए वातावरण बनाया है और हम पठारी क्षेत्र यानी कि हम महानगरों में रहते हुए हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि प्रकृति हमारे लिए कितना कुछ कर रही है और हम उनको क्या दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर पढ़ते आ गए थे और अब जो है यहाँ पर स्विट्जरलैंड की चर्चा हो रही थी कि इतना वह भी सुंदर नहीं है जितना कि कटाओ है। कटाओ पर एक भी दुकान नहीं है, इसलिए वहाँ पर प्रदूषण भी नहीं है और टूरिस्ट स्पॉट न बनने के कारण वहाँ पर बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है और वहाँ के सौंदर्य की बहुत सुंदर जानकारी लेखिका ने दी है। और हम प्यारे बच्चों यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम कटाओ के करीब आ रहे थे, कटाओ के नज़दीक, क्योंकि हमें कटाओ जाना था। कटाओ इसलिए जाना था क्योंकि कटाओ में हमें बर्फ़ देखनी थी और बर्फ़ का आनंद उठाना था। यानी कि महीना तो अप्रैल का ज़रूर था, लेकिन जीते नार्गे बता रहा था कि कटाओ में अवश्य ही आपको बर्फ़ मिल जाएगी और वहाँ बर्फ़ की रंगत सौंदर्य का आप आनंद उठा सकते हैं। हमारा भी उद्देश्य यही था कि हम बर्फ़ को देखने के लिए पहाड़ी क्षेत्र पर जा रहे थे। प्यारे बच्चों, हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, यानी कि पाउडर छिड़क दिया हो, कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धुंध में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है। आखिरकार लेखिका को बर्फ़ मिल ही गई। लगता है रात में गिरी है ये बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते कितने सुंदर पहाड़ हैं। एकाएक जीते ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो, बहुत अच्छा लग रहा है। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? राम रोचो नेपाली भाषा के शब्द हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से सीखी? उस अपनी भाषा के गर्व से, अपनी भाषा यानी कि जीते नार्गे की जो भाषा थी उससे उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सेंधे मलाई सताउच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चारों ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जीतेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी, अर्थात उसे भी बहुत सुंदर और अच्छी लगने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। प्रेम रूपी झील में अर्थात प्रेम के भाव से हमारे सामने झूम झूम कर गाने लगा था। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, बहुत ज्यादा थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे हर क्षण की सौंदर्यता को, रंगत को अपने कैमरे में कैद करने में लग रहे थे। वे कैमरे में ऐसे सौंदर्य को
कैद करने में मशगूल हो रहे थे, क्योंकि ऐसा सौंदर्य उन्होंने पहली बार देखा। मेरे पाँव झन झन करने लगे थे, मेरे पाँव झन झन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था, बहुत सुंदर हो रहा था, मन खिल उठा था वहाँ की रंगत और सौंदर्य को देख करके। भीतर जैसे देवता जाग गए थे, अर्थात ख्वाहिश यानी कि बहुत सौंदर्य के भाव पैदा होने लगे थे। ख्वाहिश, इच्छा हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर, बर्फ के नीचे, फ के नीचे नुक्ता है, ध्यान दे, सभी को नुक्ता लगाना, बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली, बर्फीली के फिर नीचे नुक्ता है, जन्नत सौंदर्य को जी भर देखूं। पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा किराए पर ले लूं, पर कटाओ, यूंगथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। वहां पर टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इसलिए वहां की प्रकृति बड़ी सुंदर थी, वहां प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं था। इस कारण या झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, एक भी दुकान नहीं होना यानी कि बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं, बार बार देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे, मेरे आध्यात्मिक यानी कि पवित्र भावों से, जहाँ मेरी आत्मा के भाव थे उनसे वे जोड़ रहे थे, मुझे बता रहे थे कि जिससे मान, यहां से देखिए, दनादन फोटो खिंचवाने के बजाय उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में, अर्थात महानगरों के अंधेरे के कमरे में रहकर कभी सोचा ही नहीं था कि प्रकृति इतनी सुंदर है। फिर देख सकूं संपूर्णता के उन क्षणों में हम हिम शिखर, हाँ यह हिम शिखर, यह बर्फ के शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक, देखो कैसे लिखा जाता है, आध्यात्मिक अतीत यानी कि भूतकाल से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता, विशालता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। अर्थात ऐसे सौंदर्य को देखकर ऋषि मुनि जो है जंगलों में रहते थे, विपिन में रहते थे, उन्होंने ऐसा सोच करके हमारे वेदों की रचना की होगी। वे यदि महानगरों में, शहरों में रहते तो कभी ऐसा नहीं कर सकते थे, वे प्रकृति के बीच रहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। जीवन सत्यों को खोजा होगा उन्होंने, जीवन की सच्चाई को इसीलिए हमारे पवित्र ऋषि मुनियों ने खोजा था, यानी कि प्रकृति के सौंदर्य को देख करके ही उन्होंने ऐसा किया था। वे जंगलों में तपस्या करते थे और वहाँ की प्रकृति और वनस्पति का पूरा आनंद लेते थे और उसमें रह करके नई नई हमारे लिए खोज करते थे, नए नए ग्रंथों का निर्माण करते थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् का महामंत्र पाया होगा। अर्थात सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें, सब प्रसन्नता से रहें और ये प्रकृति सबके लिए एक वरदान साबित हो। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक व सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी विषय देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। बहुत अच्छी बात कही है। यदि ऐसे सौंदर्य को कोई अपराधी यानी कि अपराध करने वाला यदि देख ले तो वे अपने अपराध की प्रवृत्ति को छोड़कर वास्तव में एक सच्चा नेक इंसान बन सकता है, यदि वह ऐसे परिदृश्य को, ऐसे सौंदर्य को देख ले तो वह वास्तव में कल्याण करने वाले करुणा के अवतार, करुणा रूपी अवतार भगवान महात्मा बुद्ध का वास्तविक जो है शिष्य या वह स्वयं बन जाए, जो अपराधी न होकर
लोगों का कल्याण करने, भलाई करने लग जाए। और तभी दिमाग में कौंधा ये बात एकदम चमकी कि मिल्टन अंग्रेजी भाषा के लेखक ने ईव उनकी उनकी रचना में ईव एक पात्र है, एक पात्रा है। ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए एक एक ईव पात्रा है और उसका सौंदर्य का वर्णन किया था। उन्होंने लिखा था कि शैतान भी, कितना भी शैतान हो, उसे ईव को देख करके ठगासा रह जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है कि ईव कितनी सुंदर होगी। और दूसरों का मंगल करने की, यानी कि ये बात तो ईव ने भी लिखी है कि सौंदर्य को देख करके प्रत्येक व्यक्ति का मन पसीज जाता है। दूसरों की बुरा करने की प्रवृत्ति को छोड़कर वह मंगल करने की, अर्थात अमंगल को छोड़कर मंगल करने की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ जाता है, प्रवृत्ति भूल जाता है। मैंने मणि से पूछा, अपनी सहेली मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की है कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल में जूझ रही थी, जूझ बढ़ाओ की मात्रा। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है। देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपके लिए। हिम शिखर, बर्फ के शिखर जल स्तंभ है, जल के ऊंचे ऊंचे स्तंभ है। ये हिम शिखर जल स्तंभ है। पूरे एशिया के, पूरे भारत के नहीं, एशिया के लिए ये बर्फ के शिखर हमारे लिए वरदान हैं। ये हमारे लिए पानी इकट्ठा करते हैं, और जब गर्मी बढ़ती है तो यही बर्फ पिघल पिघल करके नदियों और नहरों के रूप में हमारे सूखे कंठों को भिगोती है। इसलिए ये हिम शिखर हमारे लिए बहुत बड़े वरदान के रूप में साबित होते हैं। तो देखिए प्रकृति की कितनी नायाब व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था है। वह सर्दियों के अंदर बर्फ इकट्ठी करती है और गर्मियों में पिघला करके हमारे पास जल के रूप में भेज देती है। पूरे एशिया के देखो, प्रकृति भी किसी नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। ये सिर्फ हमारे लिए प्रबंध करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, जल इकट्ठा करती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है, बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं। देखिए पानी का कितना महत्व है हमारे लिए। पानी को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए पानी जीवन है, जल ही जीवन है। एक एक बूंद हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यदि पानी और हवा समाप्त हो जाए तो धरती पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा। पानी को हम ऐसे बहा देते हैं, पानी की एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए। पानी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, उसे बचाना चाहिए। यानी कि प्रकृति हमारे लिए बचाती है, तो हमें तो जरूर बचाना चाहिए। ये बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं, तरावट देती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। प्रश्न बनेगा प्यारे बच्चों, जल इकट्ठा करने की या जल संचय की व्यवस्था पर नोट लिखिए। जल संचय कैसे करती है? इन शिखरों पर प्रकृति जो है बर्फ इकट्ठा करती है सर्दियों के बीच, और गर्मियों में वह उसे पिघला करके हमारे सूखे कंठों को भेजकर तृप्त कर देती है, हमें जल की पूर्ति हमारे लिए कर देती है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, बिल्कुल एकदम झुक करके माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का। देखिए कितना ऋण है, कितनी हमारे लिए तृप्ति करती हैं। सबसे जरूरत जल की होती है। कितना ऋण है इन नदियों का, इसीलिए तो हम इनको माता कहते हैं, नदियों को। हिम शिखरों का, इन हिम शिखरों का और नदियों का हमारे लिए कितना महत्व है। संसार कितना सुंदर है। ये संसार इन्हीं से तो सुंदर बनता है। स्वप्न जगाने उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल भी मुझे आ गया।
उन पहाड़ियों का ख्याल मेरे मन में आया और कि देखो कितना संघर्ष करती हैं वे, प्रकृति के बीच रह कर के कितनी मेहनत करती हैं वे पहाड़ी औरतें, हमारे लिए कितना कार्य करती हैं, टूरिस्ट स्पॉट बनाती हैं, अपना कार्य भी करती हैं, अपना पेट भी भरती हैं, कितनी मेहनत करती हैं हमारे लिए। बीच में ये बात भी आई थी, ये प्रकृति के प्रति और ये इस संसार में संतुलन बनाए हुए हैं, वे मेहनत करती हैं। प्यारे बच्चों, वे मेहनत करके हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ साहित्यिक शब्दावली है ये। आत्मा की अनंत बहुत गहरे भावों में परतों को छीलता हुआ हमारा ये सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ मिली हमें। वहाँ फौजी छावनियाँ दिखाई दी, ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, ये बॉर्डर का एरिया। थोड़ी दूर पर ये चीन की सीमा है, थोड़ी दूर पर चीन की सीमा लगी हुई है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोग बहुत तकलीफ होती होगी। ये सिपाही, ये जो सीमा रेखा पर खड़े हमारे जवान कितनी जो है गहन ठंड में, बर्फ में हमारे लिए रक्षा करते हैं, हम इनका भी ऋण कभी नहीं चुका सकते, कभी नहीं भूल सकते। दुश्मन से हमारी रक्षा करते हैं जब -15 डिग्री तापमान वहाँ का होता है और हमारे यहाँ पर बहुत यानी कि माइनस में तापमान चला जाता है, तो हम घर से बाहर क्या, हम तो बिल्कुल कमरे से भी बाहर नहीं निकलते। ऐसे समय में ये सैनिक, ये हमारे देश रक्षक, ये देशभक्त हमें हमारी किस तरह से रक्षा करते हैं। ये कभी भी बर्फ, ये कभी भी तूफान, ये कभी भी गर्मी सर्दी, इनको कभी नहीं देखते और ये रात दिन पहरा देकर हमारे प्राणों की और देश की रक्षा करते हैं। ये हमारे लिए, इनका जैसे कि नदियों का ऋण है हमारे ऊपर, ऐसे ही हमारे फौजी भाइयों का ऋण भी हमारे ऊपर बहुत है, हम इनको कभी भी नहीं भूल सकते। प्यारे बच्चों, इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। नमस्कार।